Hello students, a very warm welcome to this lesson. Today we are going to do questions and answers from the chapter The Portrait of a Lady, which is the first chapter of 11th class English book Hornbill, and the writer is Khushwant Singh. आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा पहला वीडियो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का समरी एंड एक्सप्लेनेशन तथा ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के इन दोनों के लिंक को चेक कर लें, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड आंसर, जिससे कि आपको प्रश्नोत्तर समझने में आसानी होगी. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, mention the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. Abroad means foreign country. लेखक के विदेश जाने से पहले, यानी जब वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश गए थे, उससे पहले लेखक और उनकी दादी माँ के बीच में जो रिलेशंस थे, जो उनके संबंध थे, उस समय के 3 phases यानी 3 अवस्थाओं के बारे में बताइए. यानी कौन सी वो 3 अवस्थाएं थी? The 3 phases are, आइए इसका आंसर देखते हैं. 3 जो अवस्थाएं हैं वो इस प्रकार हैं. The first phase was the period of author's early childhood. During this phase, he used to live with his grandmother in the village. The grandmother used to take care of him from waking him up and getting him ready to accompany him to school. जो फर्स्ट फेज था वो लेखक का बचपन का समय था, अर्ली चाइल्डहुड था. अपने इस फेज़ के दौरान, इस अवस्था के दौरान जो लेखक थे वो अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहा करते थे और दादी जो थी वो उनकी सारी देखभाल किया करती थी. ग्रैंड मदर यूज टू टेक केयर ऑफ हिम. कैसे देखभाल करती थी वो? वह लेखक को सुबह सुबह उठाती थी, उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी और उनके साथ साथ उनको स्कूल छोड़ने जाती थी. बोथ शेयर्ड अ गुड फ्रेंडशिप विद ईच अदर. दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी मित्रता थी. दे हैड अ यूनिक रिलेशनशिप. सो दैट वाज द फर्स्ट फेज. यह पहली अवस्था थी. आइए देखते हैं सेकेंड फेज. द सेकेंड फेज वॉज द टाइम व्हेन द ऑथर मूव टू सिटी टू लिव विद हिज पेरेंट्स. दूसरा जो फेज था, दूसरा जो स्टेज था उनका, उस समय लेखक जो हैं अपनी दादी माँ के साथ शहर में जाकर के रहने चले गए थे अपने पेरेंट्स के साथ. दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप बिकॉज नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर. ये जो समय था वो उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था. मीन्स दैट वॉज अ चेंजिंग पॉइंट. उस समय उनके जीवन में एक बड़ा ही परिवर्तन आया था. बिकॉज नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, क्योंकि अब जो लेखक थे वो स्कूल मोटर बस से जाया करते थे और एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते थे, जहाँ पर कि दादी माँ अब उनके लेसन्स में उनको कोई हेल्प नहीं कर पाती थी. साथ ही साथ जब लेखक आकर के बताते हैं कि उनके स्कूल में साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है, म्यूज़िक के बारे में पढ़ाया जाता है और दादी माँ को पता चलता है कि गॉड के बारे में यानी ईश्वर के बारे में किसी भी प्रकार की पढ़ाई नहीं होती है. शी गॉट अपसेट, शी वॉज अनहैप्पी हेयरिंग ऑल दीज थिंग्स. वो ये सब बातें सुन करके बहुत ज़्यादा नाखुश थी और उसके बाद उन्होंने लेखक से बात करना भी कम कर दिया था और एक दूसरे को वो बहुत कम ही मिल पाते थे. द थर्ड फेज, तीसरी जो अवस्था थी उसमें आइए देखते हैं क्या हुआ. द थर्ड फेज वॉज द टाइम द ऑथर ज्वाइन द यूनिवर्सिटी. तीसरी अवस्था वह अवस्था है जब लेखक ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया एंड ही टुक एडमिशन इन अ कॉलेज. अब वो बड़े हो गए थे और उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था. ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन. अब उनको उनका अपना अलग से एक कमरा दे दिया गया था. एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब जब लेखक दूसरे कमरे में जाकर के रहने लगे, दादी माँ के साथ नहीं रहते थे उसी कमरे में, तो जो कॉमन लिंक था दोनों के बीच में यानी रूम, कमरा जो उन दोनों के बीच को जोड़ने का काम करता था, वो टूट गया था. दैट वॉज स्नैप्ड. स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन. दैट लिंक वॉज ब्रोकन. वो लिंक जो था, जो उनको जोड़ने का काम करता था, वो अब टूट चुका था. द ग्रैंड मदर टर्न्स टू व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स ऑल डे लॉन्ग. अब दादी माँ जो थी वो दिन भर जो है वो चरखा काता करती थी और अपनी प्रेयर गाया करती थी. शी एक्सेप्ट्स हर सिक्लूजन विथ साइलेंस.
उन्होंने अपने सेक्लूजन को, सेक्लूजन मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम अदर पीपल, जब हम दूसरों लोगों से दूर रहते हैं, उनके साथ नहीं रहते, यानी अकेलापन, एकांत जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेक्लूजन। तो अब उनका जो ग्रैंडसन था वो उनके साथ नहीं रहता था। शी वॉज अ वेरी वाइज लेडी। उन्होंने अपने इस सेक्लूजन को, इस अकेलेपन को बहुत ही साइलेंस यानी बहुत ही चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ एक्सेप्ट कर लिया था। शी डिडंट कंप्लेन टू एनीवन अबाउट दिस, किसी से भी उन्होंने किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की, बल्कि अपना वो समय जो था वो चरखा काटने में और अपनी प्रार्थना करने में बिताया करती थी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, 3 रीजंस why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। जब लेखक शहर के स्कूल जाने लगे तो लेखक की जो ग्रैंड मदर थी, जो उनकी दादी माँ थी, वो डिस्टर्ब हो गई, वो थोड़ा सा परेशान हो गई थी। तो इसका क्या कारण, उसके आपको 3 कारण बताने हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। Author's grandmother was disturbed after knowing that the things taught to him at school related to Western science and learning। जब लेखक की दादी माँ को ये पता चला कि उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है वो साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है और इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ये सारी बातें सुन करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि अब वो उनके लेसन में और उनकी पढ़ाई में उनकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाती थी। तो दैट वॉज द फर्स्ट रीज़न। एंड द सेकेंड रीज़न वॉज शी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। As we all know that author's grandmother was a religious lady, कि लेखक की दादी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। तो जब उनको ये पता चला कि स्कूल में जो है साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाता है और ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, तथा हमारी जो स्क्रिप्चर्स होती हैं, हमारी जो होली बुक होती हैं, यानी कि धार्मिक पुस्तकें जो होती हैं, उनके बारे में पढ़ाई नहीं होती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। She was distressed, she was unhappy to know all these things. The second reason, she was unhappy with the idea of music lessons being given in the school. वो इस प्रकार से भी बहुत दुखी हो गई जब उनको पता चला कि स्कूल में जो है म्यूज़िक के बारे में पढ़ाया जाता है, म्यूज़िक लेसन्स दिए जाते हैं, यानी संगीत के बारे में शिक्षा दी जाती है। She considered music suitable only for people with low dignity. इन दिस रिस्पेक्ट शी वॉज अ लिटिल बिट कंजर्वेटिव। इस मामले में थोड़ा सा पुरातनपंथी थी, ऑर्थोडॉक्स थी, पुराने विचारों की महिलाएं थी। शी थॉट दैट म्यूजिक इज रिलेटेड टू हार्लेट्स एंड बैगर्स। उनका ये मानना था कि जो संगीत है वो नाचने गाने वाले लोग या महिलाओं या फिर जो भिखारी होते हैं उनसे ही उनका संबंध है, यानी यही लोग ये सब काम करते हैं जो लो डिग्निटी के होते हैं। जो अच्छे घरों के लोग होते हैं उनको ये सब कार्य यानी नाचना गाना शोभा नहीं देता है। तो ये सारी बातें उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। द डिसअप्रूवल ऑफ ग्रैंड मदर वॉज विजिबल इन हर साइलेंस। ये सब जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा खामोश हो गई हैं। शी स्टार्टेड टॉकिंग लिटिल। उस समय से उन्होंने बात करना कम कर दिया था और अधिकतर वो क्या रहती थी, अधिकतर वो चुप रहती थी, जो ये दर्शाता है कि वो इन सब बातों को अप्रूव नहीं करती थी। All these things show that she didn't approve this। ये सारी बातें यही बताती हैं कि उन्होंने इन सब बातों को अप्रूव नहीं किया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज मेंशन 3 ways in which author's grandmother spent her days after he grew up। जब लेखक बड़े हो गए, आफ्टर ही ग्रीव अप माने जब खुशवंत सिंह यानी लेखक जब बड़े हो गए, तो ऐसे कौन से 3 तरीके थे जिस तरह से उनकी दादी माँ जो है अपने दिनों को बिताती थी, उनके बारे में बताना है, यानी दादी माँ का खाली समय किस तरह से व्यतीत होता था। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3 ways in which author's grandmother spent her days are। 3 तरीके जिसमें कि लेखक की दादी माँ अपने दिनों को बिताया करती थी, वो इस प्रकार है। पहला उसका जो वे है, पहला तरीका, द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज बाय स्पिनिंग व्हील फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एंड डिड नॉट टॉक टू एनीवन। लेखक की दादी माँ जो है वो चरखा काटती थी सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, यानी सुबह से लेकर शाम तक वो चरखे के पास जाकर के बैठ जाती थी और सूत काता करती थी और वो किसी से भी बात नहीं करती थी। शी डिडंट टॉक टू एनीवन। दूसरा तरीका क्या था, वाइल शी सेट बाय हर स्पिनिंग व्हील
शी रिसाइटेड हर प्रेयर एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। जब वो अपने चरखे के पास में बैठ जाती थी तो वो अपने प्रेयर को गाया करती थी, यानी चरखा काटते काटते वो अपनी प्रेयर भी गाया करती थी। साथ ही साथ अपनी जो उनकी जो माला थी, उनकी जो रोजरी थी, जप माला थी, उसके जो बीट्स थे, उसके जो मोती थे, उनको जपा करती थी, यानी अपनी माला का जप किया करती। एंड द थर्ड वे वॉज इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और दोपहर के समय में वो रिलैक्स होकर के जो वहाँ की जो स्पैरोज थी, जो गौरैया चिड़िया थी, उनको दाना खिलाया करती थी। दैट वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर थ्रू आउट द डे। पूरे दिन भर में उनका ये सबसे खुशियों से भरा हुआ पल होता था। सो इन 3 तरीकों से उनकी दादी माँ जो है अपने दिनों को बिताया करती थी। नाउ वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। अपनी मृत्यु से ठीक पहले लेखक की जो दादी माँ थी, उन्होंने किस प्रकार से असामान्य व्यवहार किया। ऐसा कौन सा व्यवहार था, असामान्य व्यवहार था, जो कि लेखक की दादी माँ ने किया था अपने मरने से पहले। आइए इसका आंसर देखते हैं। जस्ट बिफोर द डे ग्रैंड मदर डाइड अ चेंज केम अपॉन हर। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उनकी दादी माँ के व्यवहार में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन उनको दिखाई दिया। शी डिड नॉट प्रे इन द इवनिंग। उस दिन शाम को उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं की, जबकि वो रोज प्रार्थना किया करती थी, कभी भी वो अपनी प्रार्थना नहीं भूलती थी। She got an old drum and started singing for her grandson, which went on for hours. वो एक पुराना सा ड्रम लेकर के आती हैं, ढोलक लेके आती हैं और उसको पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठ कर के उसको बजाती हैं और काफ़ी देर तक गाना गाती हैं। क्यों गाती हैं वो ये सब? क्योंकि उनका बेटा जो है, उनका जो ग्रैंडसन है यानी खुशवंत सिंह, 5 साल की फॉरेन की पढ़ाई के पश्चात वो अपने देश वापस आए थे, तो उनके घर आने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने पड़ोस की सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और एक पुराना सा ढोल लेकर के, ढोलक लेकर के गाना बजाना किया। और ये जो उनका कार्यक्रम था, विच वेंट ऑन फॉर आवर्स, ये गाना बजाना काफ़ी घंटों तक चला, जिससे कि उनके परिवार वालों ने भी उनको मना किया कि अब आपकी उम्र के हिसाब से आपको इतनी देर तक नहीं गाना चाहिए। बट शी डिडंट टेक केयर ऑफ इट, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड द रिजल्ट वॉज नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और अगले दिन सुबह वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा हल्का सा बुखार है, चला जाएगा। लेकिन शी टोल्ड एवरीवन दैट हर एंड वॉज नियर, एंड सिंस हर एंड वॉज नियर शी वुड स्पेंड लास्ट ऑफ हर लिविंग मोमेंट्स इन प्रेयर। दिस यूज टू बी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट। और चिड़ियों को दाना खिलाने का जो टाइम होता था, वो उनका दिन भर का सबसे सुखद समय होता था। यानी इस समय के जो आधे घंटे का जो ये समय होता था, उस समय वो दिन भर में सबसे ज़्यादा खुश होती थी। एनीवन, किसी से भी बात करके वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। She lay peacefully in bed praying and before anyone could suspect, her lips stopped moving. और इसलिए उन्होंने क्या किया, वो बिस्तर पर लेट गई शांति से और अपनी प्रेयर गाने लगी, अपने प्रेयर करने लगी। एंड बिफोर एनीवन कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उनके जो लिप्स थे, उनके जो होंठ थे, वो उन्होंने मूव करना बंद कर दिया। माने उनकी जो प्रेयर वो बोल रही थी, होंठ जो हिलते हुए दिखाई दे रहे थे, वो अब शांत हो गए। इट मीन्स दैट शी पास्ड अवे पीसफुली। इसका मतलब था कि दादी माँ शांतिपूर्वक उनकी मृत्यु हो गई। एंड शी वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड, कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। सो दैट वॉज द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। ये वो असामान्य तरीका था जो दादी माँ ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। ये वो असामान्य तरीका था जो दादी माँ की मृत्यु से ठीक पहले उनके व्यवहार में दिखाई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। अब जब ऑथर की, लेखक की दादी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो जो स्पैरोज होती हैं, जो गौरैया चिड़िया होती हैं, उन्होंने किस तरह से अपने दुख को, अपने सॉरो को, अपनी ग्रीफ को जो है व्यक्त किया, एक्सप्रेस किया।
ये बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो आइए देखते हैं। द ऑथर्स ग्रैंडमदर शेयर्ड अ यूनिक बॉन्ड विद द स्पैरोज। ऑथर यानी लेखक की जो ग्रैंडमदर थी और जो दादी माँ थी, उनका चिड़ियों के साथ एक बहुत ही अनोखा रिश्ता था, यूनिक बॉन्ड। द डे द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, thousands of sparrows sat scattered around her dead body. The day the author's grandmother died, जिस दिन लेखक की दादी माँ की मृत्यु हुई, उस दिन जब दादी माँ के डेड बॉडी को आंगन में रखा गया था, तो हज़ारों की संख्या में जो स्पैरोज थी, जो गौरैया चिड़िया थी, वो उनकी डेड बॉडी के चारों ओर फैल जाती हैं। They sat there in utter silence, mourning the death of grandmother. और उस समय वो एकदम शांत रहती हैं। They didn't cheer up on that day at that time. उन्होंने उस समय कोई भी चहचहाट नहीं की, किसी भी प्रकार की बर्ड चिरपिंग उस समय सुनाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो साइलेंट होकर के चुपचाप से दादी माँ की डेथ में अपना दुख प्रकट कर रही हैं। MOURN, मौन माने विलाप करना, दुख व्यक्त कर। They took no notice of the breadcrumbs thrown at them and flew away silently after the body was carried for the final rites. एक और आश्चर्यजनक बात क्या हुई कि उस दिन जब चिड़िया वहाँ पर बैठी थी सारे आंगन में, तो लेखक की जो मदर थी, उन्होंने ब्रेड क्रम्स यानी ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े उनके ओर खाने के लिए डाले, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जब दादी माँ की बॉडी को ले जाया गया उनके अंतिम संस्कार के लिए, तो वो भी साथ ही साथ वो भी चुपचाप शांति के साथ दूर आकाश में उड़ गई। द ब्रेड क्रम्स वर स्वेप्ट अवे इनटू द डस्टबिन बाय द स्वीपर। और अगले दिन सुबह स्वीपर आया और उसने जो भी वहाँ पे ब्रेड क्रम्स फैले थे उनको साफ करके डस्टबिन में डाल दिया। तो इस प्रकार से गौरैया चिड़ियों ने दादी माँ की मृत्यु पर अपने दुख को व्यक्त किया। दिस शोज दैट इवन द बर्ड्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव एंड काइंडनेस। इससे ये पता चलता है कि पक्षी भी जो होते हैं वो प्रेम और दया की भाषा को समझते हैं। Sixth question, the author's grandmother was a religious person. What are the different ways in which we learn to know this? लेखक की दादी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। कौन से वो अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि वो एक that she was a religious person? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। The different ways are, अलग अलग प्रकार से हम जानते हैं। There are some examples are given here. She hobbled about the house in a white sari, always carrying and telling her beads of rosary. वो पूरे घर में सफ़ेद साड़ी पहने हुए और हाथों में अपने जप माला को लिए हुए जप करते हुए लड़खड़ाते हुए चलती थी। Hobble means when someone gets injury or have any pain and the way he or she walks, that is called hobble. जब किसी की चोट लगती है या किसी के पैर में या किसी चीज़ में दर्द होता है तो किस तरह से वो लंगड़ाते हुए चलता है, उसको कहते हैं हॉबल, स्टम्बल। तो इस तरह से जब भी वो घर में चलती रहती थी तो उनके हाथ में हमेशा एक जप माला रहती थी और इससे पता चलता है कि वो एक रिलीजियस लेडी थी। एक दूसरा तरीका क्या था? दूसरा एग्जाम्पल है, when the author was in the village with her, he would always find her saying morning prayers while she bathed and dressed him up. जब लेखक उनके साथ गांव में थे तो उन्होंने हमेशा उनको प्रेयर गाते हुए देखते थे। जब भी वो उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी, स्कूल के लिए नहलाती थी सुबह सुबह, तो वो हमेशा कोई ना कोई प्रेयर बोलती रहती। इससे भी पता चलता है कि वो धार्मिक महिला थी। And the another is, the grandmother would always go to village school with her grandson because the school was attached to the temple. जो दादी माँ थी वो लेखक को के साथ रोज स्कूल जाती थी उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि जो स्कूल था उसी के बगल में एक मंदिर भी था। There she would sit inside the temple and read scriptures. वहाँ पर वो टेम्पल के अंदर बैठ जाती थी और वहाँ पर जो स्क्रिप्चर्स होते थे, जो होली बुक्स थी, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं,
उनको वो पढ़ा करती थी. एंड द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ वर स्पेंट इन प्रेइंग रादर देन टॉकिंग टू हर फैमिली में. उनके जीवन के अंतिम क्षण भी प्रेयर करते हुए ही बीते. सो ऑल दीज एग्जाम्पल शो दैट ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन. सारे उदाहरणों से पता चलता है कि उनकी दादी माँ एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला. Now the seventh question, describe the changing relationship between the author and his grandmother. Did their feelings for each other change? लेखक और उनकी दादी माँ के बीच में जो रिलेशनशिप थे, जो संबंध था उन दोनों का, उसका वर्णन करो, उसका डिस्क्रिप्शन करो. उसको डिस्क्राइब करना है कि उनके बीच में किस प्रकार के संबंध थे. क्या उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति चेंज हुई? आइए देखते हैं इसका आंसर. सो स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़े बड़े आंसर हैं. ये बड़े आंसर इसलिए हैं क्योंकि ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर आते हैं. एक क्वेश्चन का आंसर होता है कम से कम 6 नंबर का, तो उसमें कम से कम 100 to 120 वर्ड्स का एक आंसर आपको लिखना होता है. इसलिए आपको 6 नंबर्स लाने के लिए ये पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर करके पूरा डिटेल में आंसर को लिखना होगा. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं. द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर शेयर रिलेशनशिप विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. लेखक और दादी माँ के बीच में जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज़्यादा मजबूत रिश्ता था दोनों का. द ऑथर हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर हिज ग्रैंडमदर. लेखक के दिल में अपनी दादी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान था और बहुत ज़्यादा वो उनको एडमायर करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, यानी उनका बहुत सम्मान करते थे, उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम भाव था, बहुत ज़्यादा लगाव था. एंड हर लव फॉर द ऑथर लिमिटलेस. और उनकी दादी माँ का भी उनके प्रति एक असीमित प्रेम था. वो भी अपने ग्रैंडसन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. अर्लियर दे शेयर्ड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द रूम. अर्लियर माने पहले, यानी जब वो गांव में रहते थे तो सभी चीज़ें वो शेयर किया करते थे. एवरीथिंग माने खाना पीना, उठना बैठना, बात करना, कमरे में एक साथ सोना, वो सभी चीज़ों वो दोनों एक दूसरे से शेयर किया करते थे क्योंकि गांव में जो है दादी माँ ही उनकी देखभाल करती. दिस क्लोजनेस स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड. उनकी ये जो क्लोजनेस थी, ये जो घनिष्ठता थी, उसने उनके बीच के इस बॉन्ड को, इस संबंध को और ज़्यादा स्ट्रेंथन यानी और ज़्यादा मजबूत कर दिया था. When the author was asked to shift to the city along with his grandmother to stay with his parents, their relationship underwent a change. जब लेखक को शहर में दादी माँ के साथ बुलाया गया पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, तो उनके जो रिलेशनशिप था उसमें थोड़ा चेंज आ गया. Their interaction became less as the author grew older. उनके बीच में जो इंटरेक्शन था, जो वार्तालाप था, जो बातचीत थी, वो थोड़ा कम हो गई थी क्योंकि लेखक जो हैं वो अब बड़े हो गए थे. He was given a separate room. क्योंकि उनको एक अलग कमरा दे दिया गया था. तो इससे भी क्या हुआ, उनका जो रिलेशनशिप में जो रात दिन वो एक साथ रहा करते थे, अब उनके बीच की जो बातचीत थी, एक दूसरे को जो देखना था, वो थोड़ा सा उसमें कमी आई. He moved to a foreign university for 5 years, even though now the physical proximity was less, conversation lesser, but the basic foundation of their relationship was extremely strong. अब कुछ समय के बाद लेखक जो थे वो 5 साल के लिए फॉरेन चले गए. वहाँ की यूनिवर्सिटी में अपना फर्दर स्टडी के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए वो वहाँ चले गए. अब उनके जो बीच का जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी थी, प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस, नियरनेस इन स्पेस एंड टाइम, और रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी, घनिष्ठता जिसे कहते हैं. तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी वॉज लेस. शारीरिक रूप से अब दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, दूर हो गए थे. कॉन्वर्सेशन लेसर, बातचीत भी थोड़ा सा कम हो गई थी. बट द बेसिक फाउंडेशन ऑफ देयर रिलेशनशिप वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. लेकिन उनके बीच की जो मूलभूत, उनके संबंधों के बीच की जो मूलभूत फाउंडेशन थी, जो नींव थी, यानी कि जो उनका प्रेम था, जो एक दूसरे के प्रति जो आदर सम्मान था, प्यार था,
दैट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, शक्तिशाली था, यानी कि उसको उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई थी। ये जो पॉइंट है वो आंसर है। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज? नो, देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज फॉर द चेंजिंग एटमॉस्फेयर। समय और टाइम बदलने के साथ साथ उनके बीच में शारीरिक दूरियां बढ़ी थी, उनके बीच में वार्तालाप कम हो गया था, लेकिन उन दोनों के बीच में जो प्रेम था उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डू यू अग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो लेखक की दादी माँ थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत चरित्र की महिला थी? इफ़ यस, यदि हाँ, गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस। तो अपने इस आंसर के सपोर्ट में कुछ इंस्टेंसेस, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण दीजिए जिससे कि ये पता चलता है कि हाँ, लेखक की माँ एक बहुत ही मजबूत चरित्र की महिला थी। So let's see the answer to this question. Author's grandmother was indeed a person strong in character. लेखक की दादी माँ वास्तव में एक बहुत ही मजबूत चरित्र की महिला थी। Although she was not formally educated, she was serious about his education. यद्यपि वह औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थी, यद्यपि उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शी वॉज सीरियस अबाउट हिज एजुकेशन, लेकिन वो लेखक की पढ़ाई की, उनकी शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर थी। यानी उनको वो रोज़ तैयार करके खुद ही उनके स्कूल छोड़ने जाया करती थी। शी सिंगल हैंडेडली लुक्ड आफ्टर हर सेल्फ एंड द ऑथर इन द विलेज। वो अकेले ही गांव में अपनी और अपने ग्रैंडसन की देखभाल किया करती थी, यानी गांव में उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, वो खुद अपनी भी देखभाल करती थी और अपने ग्रैंडसन की भी देखभाल किया करती थी। दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक एग्जाम्पल ऑफ हर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ये दादी माँ के चरित्र का एक सबसे मजबूत उदाहरण। शी कुड अडेप्ट हर सेल्फ टू एनी न्यू चैलेंजिंग सिचुएशंस। एक और एग्जाम्पल क्या है कि वो अपने आप को किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस में, कोई भी नई ऐसी परिस्थिति आती थी जो कि चुनौतीपूर्ण थी, किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपने आप को उसी के अनुसार अडेप्ट कर लेती थी, ढाल लेती थी। शी एडजस्टेड हर सेल्फ इन एनी सिचुएशन। व्हेन शी वेंट टू सिटी शी बिकेम मोर लोनली एंड फॉरलॉर्न। ये हमें कैसे पता चलता है? जब वो लोग शहर चले गए, व्हेन शी वेंट टू सिटी शी बिकेम मोर लोनली एंड फॉरलॉर्न। जब वो शहर चले गए तो वो एकदम ही वो ज़्यादा अकेली हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि अब लेखक जो है वो मोटर बस से स्कूल जाया करते थे और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे। अब वो उनके पढ़ाई लिखाई में उनको हेल्प नहीं कर पाती थी। साथ ही साथ लेखक शहर में आकर के बड़े हो गए थे तो उनको एक सेपरेट रूम दे दिया गया था। हाउएवर शी एक्सेप्टेड द चेंजेज स्टोइकली। इसके बावजूद भी, क्योंकि वो बहुत अकेली हो गई थी शहर आकर के, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चेंज को, इस परिवर्तन को बहुत ही आसानी से विदाउट एनी कंप्लेन उसको एक्सेप्ट कर। स्टोइकली माने विदाउट शोइंग वंस फीलिंग्स और कंप्लेनिंग अबाउट पेन ऑन हार्डशिप। अपनी परेशानी, अपने दर्द कष्ट को किसी को उन्होंने बताया नहीं, दिखाया नहीं। अपनी इस स्थिति को उन्होंने बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लिया था। इस समय को वो अपने चरखा काटने में, प्रेयर करने में और चिड़ियों को दाना पानी देने में बिताने लगी थी। When the narrator went abroad, she endured the 5-year-long separation courageously. और जब लेखक 5 साल के लिए विदेश गए तो उन्होंने ये 5 साल के इस लंबे सेपरेशन को, इस लंबे अलगाव को, ये दूरी को बहुत ही करेज के साथ, बहुत ही साहस के साथ सहन किया, उसको एंड्योर किया, पेशेंस के साथ उसको एक्सेप्ट किया। She even perceived her death. She did not want to waste her time in talking to anyone. Instead, by lay peacefully in her bed and prayed before she died. She even perceived माने क्या होता है? Perceive means become aware of something or conscious of something, come to realize or understand. यानी किसी चीज़ को समझना, पहले से ही जान लेना है, महसूस करना, perceive, realize करना। यहाँ तक कि उन्होंने पहले ही ये महसूस कर लिया
कि अब उनका अंत जो है वो निकट है। अपनी मृत्यु को उन्होंने महसूस कर लिया था कि अब वो मरने वाली हैं, अब उनकी डेथ होने वाली है। तो अपने इस अंतिम समय को वो किसी से भी बात करने में व्यर्थ गंवाना नहीं चाहती थी और इसके बदले वो शांति से अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं और बहुत ही ध्यान से अपनी प्रार्थना को गाती हैं, अपनी प्रार्थना करती हैं अपनी मृत्यु से ठीक पहले। So all these examples show the strength of grandmother's character. ये सारे ही उदाहरण दादी माँ के मजबूत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को बताते हैं। एंड नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन, और अब हम इस लेसन के अंत में पहुंच चुके हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thank you once again.